नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कि जब आप ज्वेलरी बेचते हैं तब आपके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगेगा। यानी जब आप कोई भी ज्वेलरी बेचते हैं, यानी कि जब आप अपने आभूषण बेचते हैं, जब आपके पास जो आभूषण है या जो गहने हैं या कोई भी महंगी धातु है जैसे सोना चांदी हो गया, हीरे जवाहरात हो गए, तो इनको जब आप बेचते हैं तब आपके ऊपर क्या इनकम टैक्स लगेगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चलिए शुरू हो जाते हैं ना। सबसे पहले हमने इससे पहले भी 2-3 लेक्चर दिए हुए हैं टैक्सेशन के ऊपर, जहाँ हमने बेचते हैं तब हमारे ऊपर कितना टैक्स लगता है, या फिर रियल एस्टेट यानी कि जब हम ज़मीन जायदाद बेचते हैं तब हमारे ऊपर कितना टैक्स लगता है, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर हमारी कोई पैतृक संपत्ति हो, या फिर हम किसी और संपत्ति को अगर बेचते हैं तो हमारे ऊपर कितना टैक्स लगता है। इसके अलावा हमारे जो पर्सनल एसेट्स है उनके ऊपर क्या टैक्स लगता है, तो हमने देखा था कि जो उनके ऊपर हम कभी कोई टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन हमारी जो पर्सनल एसेट है अगर उनके अंदर आ रही है कोई भी ज्वेलरी या फिर स्कल्पचर या फिर जो है महंगी धातु अगर आ रही है तो हम उनके ऊपर टैक्स देते हैं। तो वो टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और टैक्स कितना लगता है वो आज हम देखेंगे बुलियन एंड स्कल्पचर के अंदर। नाउ चलो ये स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना टॉपिक। और सबसे पहले देखते हैं कि जब भी हम बुलियन या स्कल्पचर की बात करते हैं तो बुलियन का मतलब होता है जो महंगी धातुएं हैं, और स्कल्पचर का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई मूल्य हो, जैसे पेंटिंग हो गया। अब पेंटिंग कोई बहुमूल्य नहीं है, लेकिन इसका जब ये कुछ एक मतलब होता है ना वैरायटी, या एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि जहाँ पे आपके पास एक ही है, ठीक है, कोई यूनिक चीज़ जब हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि 1 रुपये का नोट, अब 1 रुपये के नोट की वैल्यू 1 रुपये ही है, लेकिन अगर वो 1 रुपये का नोट 19वीं सदी का है या 18वीं सदी का है तो हो सकता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो इनको बोला जाता है स्कल्पचर, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को जब आप बेचते हैं तो आपके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा और कितना टैक्स लगेगा, आज हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, इसको हम वापस से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी एसेट थी उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसको भी सिमिलरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब सर लॉन्ग टर्म किसे बोलते हैं और शॉर्ट टर्म किसे बोलते हैं ये हमें देखना है। तो अगर आपने वो एसेट होल्ड की हुई है 36 महीने से ज़्यादा, 36 मंथ से अगर आपने ज़्यादा उसे होल्ड किया हुआ है, या 36 मंथ के लिए भी अगर आपने उसे होल्ड कर लिया है, तो वो एसेट हो जाएगी लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है। यानी जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई ज्वेलरी है या कोई मान लीजिए सोने का 10 ग्राम का आपने सिक्का परचेज किया था, और वो परचेज आपने किया था 36 मंथ बिफोर, और आज अगर आप उसे बेचना चाहते हो तो आपके ऊपर वो एसेट है वो लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगी, और उसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो 36 मंथ से कम है तो हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे और उस पर अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इनका तरीका वैसे सिमिलर रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत ही इनमें चेंज रहता है, ठीक है। बहुत हद तक ये सिमिलर ही रहता है। तो चलिए समझते हैं कि इनमें क्या किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसका कैलकुलेशन का एक मेथड देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया कि जितना भी पैसा आपको रिसीव हुआ है या होगा इन फ्यूचर, वो दोनों आपको ले लेना है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी एसेट जो आपके पास है, या मान लीजिए जैसे सोने का कोई हार है, और आज आप वो हार बेचते हो, तो आपके पास जो भी रुपया आ रहा है वो रुपया आपको लेना है। वो लेने के बाद उसमें से आपको ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जैसे कि अगर आपने किसी को कमीशन पे किया है कि ये मेरे पास एक 10 लाख का हार है, ठीक है, 10 लाख का हार है, इसको बेचने के लिए मैं अगर तुम कोई कस्टमर लाते हो तो मैं तुम्हें 1% जो है वो दूंगा, कमीशन दूंगा। तो वो जो कमीशन हो गया या किसी तरीके का और कोई एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो उसको, है ना, रंगाई पुताई करने का, उसको नया करने का, तो वो सारे ट्रांसफ़र एक्सपेंस का आपको रिड्यूस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे नेट वैल्यू आ जाएगी। नेट वैल्यू के बाद में आपको जो उसने जब आपने उसको ख़रीदा था, यानी कि जब आपने उसको ख़रीदा था तो उसकी जो कॉस्ट लगी थी आपको वो लेना है। और उसके बाद आपको लेना है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो गया, मान लीजिए आपने ख़रीदा था 1000 रुपये में कोई भी हार, ठीक है। उसके बाद उस हार में आपने और भी बहुत सारा काम करवाया, डिजाइनिंग का वगैरह का, तो उसको इम्प्रूव करवाया। तो अगर वो इम्प्रूव करवाने का काम भी अगर आपने किया है तो वो भी आपको लेना है, उसकी कॉस्ट भी आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। दोनों को रिड्यूस करने के लिए बाद में आपको क्या है, कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। और कैपिटल गेन निकलने के बाद इस पर आपको टैक्स लगाना है, ठीक है। आपने जो वैल्यू निकाली थी उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, इस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब इस पर कितना टैक्स लगेगा वो हम देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये शॉर्ट टर्म का तरीका है। अब सर जब लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि जब वो चीज़ वो एसेट है वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया
ज़्यादा मतलब पुरानी जो है वो हो जाती है अगर, या ठीक है, तब हम उस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है, सबसे पहले चलिए रेट ऑफ टैक्स देख लेते हैं। रेट ऑफ टैक्स में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। तो जो भी आपने कैपिटल गेन निकाला है, लॉन्ग टर्म अगर वो निकलता है तो आपको 20% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर वो शॉर्ट टर्म निकलता है, ठीक है, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो वो आपको स्लेब रेट, यानी कि जो भी आपका स्लेब रेट है, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था कि 2.5 लाख तक की इनकम पर 10% है, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक की इनकम पर कितना परसेंट है, 20% है। और 5 लाख से 10 लाख तक, सॉरी 5 लाख से 10 लाख तक कितना है, 20% है। और 10 लाख से अबाउ 30% है। तो ये जो स्लेब रेट है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि आपने उसको 36 मंथ से ज़्यादा किया हुआ है, तो आपको 20% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अब हम वहाँ पे आते हैं कि जब लॉन्ग टर्म था, यानी कि शॉर्ट टर्म में तो हमने देखा था कि इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, 1 मिनट, हाँ, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जब लॉन्ग टर्म आ जाता है तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको जो भी कॉस्ट है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, यहाँ आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले के 2-3 वीडियो में, और भी मैं यहाँ पर भी वापस आपको बता देता हूँ। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि जो सरकार है वो आपको प्राइस इन्फ्लेशन का एक बेनिफिट देती है, यानी आज आपकी आपकी वैल्यू जो है वो हर साल इतने परसेंट से तो महंगाई की वजह से बढ़ रही है, तो उस महंगाई की वजह से जो बढ़ रहा है उस पर हमें टैक्स नहीं लेना है। अब समझिए, मान लीजिए आपके पास आज 100 रुपये हैं, और अगर अगले साल आपके पास 108 रुपये होते हैं और महंगाई की दर 8% है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 100 रुपये ही है। ठीक है, ये जो 8 रुपये है ये आपका प्रॉफिट नहीं है, या ये 8 रुपये आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है कि हम इस पर टैक्स ले लें। ये 100 रुपये थे, अगर आज आप खर्च करते तो आप 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद पाते। अब महंगाई बढ़ने की वजह से आप 108 में भी उतनी ही वस्तुएं खरीद पाएंगे जितनी आप एक साल पहले 100 रुपये में खरीद पा रहे थे। तो इसीलिए इन 8 रुपये पे सरकार कोई टैक्स लेना नहीं चाहती है। और ये कब होता है, जब लॉन्ग टर्म में आप उसको हेल्ड करे हुए रहते हो। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म में वो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती है। ये कैलकुलेट किया जाता है खुद सरकार के द्वारा। अब CII यानी कि यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये कैलकुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा। आपको बस पुट करनी है उस वैल्यू को और गेट करना है आपको, ठीक है, यानी कि आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इस तरीके से आपको करना है। तो जब भी आपने, जैसे अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स निकाल रहे हो, तो आपको करना क्या है, जिस साल आपने वो परचेज किया उस साल का CII आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यानी आपको फाइंड कर लेना है गूगल पे, या मैं भी आपको टेबल दे दूंगा, तो उस टेबल की स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और उसका CII आपको लेना है जिस साल आपने परचेज किया, जिस साल आपने ट्रांसफ़र किया। नहीं कि अगर आपने इस साल ट्रांसफ़र किया है तो आपको इस साल का CII ले लेना है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आपने खरीदा है उसको। तो चलिए देखते हैं कि CII क्या है। तो 2001-2 को बेस ईयर मानते हुए इन्होंने 100 CII लिया था। उसके बाद अगले साल 105 किया, उसके बाद 109, 113। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु या कोई भी ज्वेलरी आपने 12-13 के अंदर खरीदी थी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने खरीदी थी 2 लाख रुपीज़ में, ठीक है, तो 2 लाख रुपये में आपने कोई ज्वेलरी खरीदी थी, और आज अगर आप उसे बेचते हो 3 लाख रुपये में, ठीक है, तो 3 लाख रुपये में अगर आप उस ज्वेलरी को बेचते हो तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई, है ना, अब आज का क्या है CII 1920 का 289, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 289 एंड डिवाइड बाई 200, ठीक है, 200 से ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 2,89,000, और आपको जो कैपिटल गेन होगा वो होगा 11,000 का ओनली, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप सोच रहे थे 1 लाख का कैपिटल गेन होगा क्योंकि आपने 2 लाख में खरीदा, 3 लाख में बेचा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको CII की मदद से इस तरीके से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, और इन्फ्लेशन को इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए फिर आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ता है। अब आपको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म था, आपने 12-13 में खरीदा, 3 साल से ज़्यादा हो गए, 36 मंथ से ज़्यादा हो गए, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20% जो निकल के आएगा 2200, ये आपका टैक्स अमाउंट निकल के आएगा जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। इस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, और इस तरीके से इनकम का भी कैलकुलेशन किया जाता है। आपने दोनों चीज़ें सीख ली। अब इनके अलावा भी सरकार आपको कुछ बेनिफिट देती है इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्शंस या डिडक्शंस, हम ये बता सकते हैं। अब ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये बेनिफिट है, ये 3 चीज़ें आपको बेनिफिट में मिल रही है। पहली चीज़ें हैं कि जब आपने बेचा, ठीक है, आपने ज्वेलरी बेचा, तो सरकार समझती है कि हमें कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सरकार जो लोग हैं वो लोगों को कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट क्यों दिए जाते हैं, जैसे सरकार को पता है कि हम ज्वेलरी क्यों बेचते हैं, कि हो सकता है कि हमें हमारा घर लेना हो, तो एक हमें एग्जाम्पशन मिलता है, या मैं कहूँ एक बेनिफिट मिलता है आपको, कि अगर आप कोई ज्वेलरी बेचते हो
और वो ज्वेलरी बेचने के बाद उससे जो पैसा आया है, अगर आप वो पैसे से कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो रहने के लिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 54 ऐप में। अब ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, इनको मिलता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे 54 ऐप में आपको डिडक्शन मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। 54 इसी में ये बोलता है कि अगर आपने जैसे गोल्ड है या ज्वेलरी है, ये आपने बेचे हैं, पेंटिंग बेची है, ठीक है, ड्राइंग बेची है, तो और उससे आपको कोई पैसा मिला है, और अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे। और वो पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, या RECL रेलवे, है ना, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, यानी कि अगर आप इन दोनों के अंदर इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड के अंदर, तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 54E जो कि न्यूली इंसर्टेड हुई थी, यहाँ पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ है जिनमें स्टार्टअप के लिए फंड बनाया गया है, उस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए देख लेते हैं इनको वन बाय वन टेबल के थ्रू। ये हमारी टेबल है जो कि मैंने समराइज फॉर्म में लिखी है। तो अगर आप कोई भी एसएससी है तो EC और EE का बेनिफिट तो किसी भी एसएससी को मिल जाएगा, बट F का बेनिफिट केवल इंडिविजुअल और HF को ही मिलता है। अब एसेट हमेशा यहाँ पे लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म चीज़ बेची है, ठीक है, 36 मंथ से ज़्यादा, तभी ही आपको इन तीनों का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पहली दूसरी बात, थर्ड नंबर पे आपको 54EC के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं वो विदिन 6 महीने कर देना है ट्रांसफर की डेट से। वहीं अगर आप EE में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी आपको 6 महीने के अंदर अंदर कर देना है। लेकिन F के अंदर इन्होंने बोला है कि आपके पास टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा है। क्या टाइम लिमिट है? क्योंकि आपको हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है या फिर कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, तो हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो या कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो या तो आप 1 साल पहले हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर लो, या ट्रांसफ़र से 2 साल बाद में भी आप परचेज कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन अगर आप करवाते हो तो 3 साल के बाद भी आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। उसके बाद आपको बेनिफिट कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिल जाएगा, तो 54EC के अंदर आपको मैक्सिमम 50 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, 54EE के अंदर आपको मैक्सिमम 50 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, और 54F में आपको बेनिफिट के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो ये लगाना पड़ेगा कि आपके पास जितना पैसा आया है नेट के अंदर, मैंने आपको बताया था नेट वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, तो वो जो नेट वैल्यू है उनमें से आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रपोर्शन के अंदर आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाएगा। हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आया हो, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? आपने जो नेट वैल्यू आपके पास रिसीव हुई है, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 3 लाख और 10,000 में आपने बेचा, 10,000 आपने ट्रांसफ़र एक्सपेंस किए, तो जो 3 लाख रुपए आए हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो 3 लाख रुपए आपके पास आए हैं। अब उस 3 लाख में से आपको मान लीजिए कैपिटल गेन हुआ 30,000 का, ठीक है, और अगर आप, अब टैक्स तो केवल 30,000 पे लगेगा, 3 लाख पे तो लगेगा नहीं। अब आपने अगर ये 3 लाख में से कितना, मान लीजिए आपने ये इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख, ठीक है, तो आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 3 लाख में से 2 लाख, ठीक है, 66 समथिंग % आपने, तो इसी प्रपोर्शन में, इस प्रपोर्शन के अंदर ही आपको ये भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो 30,000 में से कितना एग्जाम्शन मिल जाएगा, 20,000। किस तरीके से निकाला आपने, 2 लैक्स डिवाइड बाई 3 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 30,000, तो यह जाएगा 20,000, ठीक है। आप इसको एक बार घर पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 20,000 जो है इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी इस पर आपको टैक्स नहीं देना है, और बाकी जो बचा 10,000 इस पर आपको 20% से टैक्स देना है, ठीक है, क्योंकि 20% था। ना मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे NHAI और RECL को करना है। यहाँ पे एक स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान फंड बनाया हुआ है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके यूनिट्स आपको परचेज करने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को इशू करती है। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है। यहाँ एक और कंडीशन है कि जब आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो तब भी आपके पास केवल एक घर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 10-15 घर पड़े हैं या 2 घर भी पड़े हैं तो भी आप ये बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो एक घर होना चाहिए, और उसके बाद आप केवल मैक्सिमम एक ही घर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, 2 घर या 3 घर में आप नहीं ले सकते, केवल एक घर पहले अलाउ था और एक घर आप बाद में खरीद सकते हो। उसके बाद जो न्यू एसेट आपने खरीदी है, यानी कि जो बॉन्ड्स खरीदे हैं, इनको आपको 5 साल तक होल्ड करके रखना है, ठीक है, 5 साल बाद ये रिडम्पशन हो जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। ये इसके अंदर 3 साल है और इसके अंदर भी 3 साल है, यानी कि यह हाउस प्रॉपर्टी आपको कब तक मेंटेन करके चलना है, 3 साल तक। उसके बाद आप इसे बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले बेच देते हो तो जब बेचते हो तब इन पे तो टैक्स लगेगा ही बेचने पे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा उस पर भी ये वापस से टैक्स ले लेंगे विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये पीरियड तक इनको मेंटेन करके चलना है। तो यह आज का हमारा वीडियो है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े, और आपके भी, आई होप कि आपको भी काफ़ी अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस बारे में। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।